हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था अबाउट कि कैसे हम लोग अलग अलग लेवल्स की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं फॉर हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम। मैंने आपको अलग अलग लेवल्स की एनर्जी याद करने को कहा था। फर्स्ट शेल की एनर्जी माइनस 13.6 सेकंड की, माइनस 3.4 थर्ड, माइनस 1.51 फोर्थ, माइनस 0.85 एंड फिफ्थ, माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैल्यूज मैंने आपको याद रखने को कहा था, मैंने आपको गैप्स भी याद रखने को कहा था, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 और 2 से 3 है ना। 12.09, 12.09 तो सॉरी 10.2, 12.09, 12.75 एंड 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये आपके गैप्स थे जो अब आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा इन्हीं के ऊपर बेस्ड। तो ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप E1 of H half E2 of He plus 1/3 E3 of Li2 plus 1/4 E4 of B3 plus। तो मतलब E1 बेसिकली एनर्जीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी की अगर आप बात करो है ना, E1 E2 E3 ऑब्वियसली है ना, तो एनर्जी ही मान के चलते हैं इनको। तो देखो एनर्जी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, Z² अपॉन H² होती है। तो बेसिकली E प्रोपोर्शनल टू Z² होगा। तो अगर मैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और एनर्जी ऑफ हीलियम को कंपेयर करूं तो Z ऑफ हाइड्रोजन अपॉन Z ऑफ हीलियम, तो हीलियम की जो एनर्जी है वो आनी चाहिए 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आनी चाहिए। जबकि इसमें लिखा हुआ है E1 ऑफ, अच्छा E1 और E2 बोल रहा है, सॉरी एक गलती कर दी हम लोगों ने, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। E1 मतलब फर्स्ट शेल की एनर्जी है और E2 जो है वो क्या है, आपकी सेकंड शेल की एनर्जी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए पहले E1 निकालते हैं। तो भाई E1 ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो हो जाएगा -13.6, ठीक है। अब E2 फॉर He प्लस, E2 हो जाएगा -13.6 इंटू Z। हीलियम का Z होता है 2² अपॉन N की वैल्यू कितनी हो गई, वो भी हो गई 2, तो 2², तो वो आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो बराबर आ गए। सिमिलरली E3 ऑफ Li3 प्लस, E3 फॉर Li3 प्लस, तो -13.6 इंटू Z3² N3², ये भी -13.6, और इसके लिए E4, ये तो चारों बराबर आएंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे सब कुछ आपको खुद से ही समझना था, समझ लिया। पहले तो हम देख रहे थे E1 E2 क्या बोल रहा है, बड़ा क्लियर हुआ कि हाँ E1 मतलब फर्स्ट शेल की एनर्जी, E2 मतलब सेकंड शेल, E3 मतलब थर्ड शेल। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल, हीलियम के सेकंड शेल, लिथियम के थर्ड शेल और बेरिलियम के फोर्थ शेल की एनर्जी क्या होंगी, सेम। तो आपको यहाँ से दिखाई देगा, कर सकते हैं ना। चलिए देखें और क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ He प्लस। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट की जो एनर्जी है हीलियम की वो कितनी बन जाएगी, -13.6 इंटू Z की वैल्यू होती है 2² अपॉन N की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी फर्स्ट का आंसर तो हो गया फोर्थ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो मैंने आपको सिखाया था कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी हो गई 13.6, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिख रहा है कहीं, तो सेकंड का आंसर, सेकंड यानी बी का, ए का फोर्थ, बी का सेकंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड, या तो आप ये देख लो या ये देख लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। वैसे तो हमें अभी ऑप्शन नहीं चेक करना है, हमें पूरा लॉजिकली सॉल्व करना है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n = 3, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो +13.6 इंटू Z² अपॉन N² होती है। तो देखो 13.6 इंटू Z, He प्लस के लिए Z की वैल्यू है 2 अपॉन N, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n = 3, तो 3², तो ये वैल्यू आ गई 13.6 इंटू 4/9, तो 9 1 जा 9, 4.5 1.51 इंटू 4, तो 6.04 ये रहा। तो सी का आंसर हो गया थर्ड। इसका मतलब डी का आंसर भी क्या हो गया, सॉरी सी का हो गया फर्स्ट, डी का हो गया थर्ड, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ He प्लस जो है वो उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का प्लस होगा। अब आप देख लो ए का फोर्थ, A4 B2 C3 D, सॉरी 4213 4213 4213 4213, ये रहा 4213, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये देखें,
फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर द हाइड्रोजन लाइक सैंपल इज 24 वोल्ट, देन अब देखो हाइड्रोजन लाइक सैंपल और फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट पर प्रेजेंट था n इक्वल टू 1 पर, और आपने उसे n इक्वल टू 2 पर भेज दिया, तो भेज दो, मैंने आपको सिखाया है। ये गैप हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए कितना होता है, 10.2 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, फर्स्ट से 2 का गैप। ये वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से कितनी आनी चाहिए, 24। ठीक है, अभी कह रहा है देन आयनेशन एनर्जी ऑफ द सैंपल इज, तो देखो यहां से तो कुछ कंपेयर नहीं कर सकते, उसने हाइपोथेटिकल बोल दिया है, बट हाँ हाइड्रोजन लाइक है तो उसके लिए ये वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए। अब 24 से क्या हम Z निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे, देखो और दिख रहा है शायद यहाँ से, तो आपको डायरेक्ट तो कुछ क्लियर हो नहीं रहा है, ठीक है। आयनेशन एनर्जी ऑफ द सैंपल इज 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनेशन ऑफ द सैंपल इज 32, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 36 इज दिस, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द सैंपल इज V, या तो यहाँ कुछ वैल्यू मिसिंग है। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन लाइक सैंपल इज 24 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब उसने आपको फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के बीच की एनर्जी का गैप दे दिया है, ठीक है। अब दिख रहा है हमें यहाँ से तो Z कुछ मिलेगा नहीं, तो ये जो गैप है, ये गैप आपको 24 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, इसको 13.6 नहीं मान के इसकी एनर्जी को हम मान लेते हैं E, ग्राउंड स्टेट एनर्जी को, है ना, ये माइनस E बोल दो, हाइड्रोजन लाइक है ना तो माइनस E। अब आप जानते हो अगर फर्स्ट शेल की एनर्जी E है या माइनस E है, तो सेकंड शेल की एनर्जी -E/4 होगी, क्योंकि एनर्जी जो होती है प्रोपोर्शनल टू तो Z²/n² ही होती है, ये तो हमेशा वैलिड ही रहेगा, है ना। इसी तरह जब आप n इक्वल टू 3 में जाओगे, n इक्वल टू 3, तो बताओ n इक्वल टू 3 की जो एनर्जी होगी वो इसकी भी वो -E/9 हो जाएगी, इस तरह चलता रहेगा। अब आप देखो इन दोनों के बीच का जो गैप है E - E/4, ये वैल्यू 3E/4 हो जाएगी। ध्यान से देखो E की वैल्यू कितनी आ गई, 32, इसका मतलब फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है वो -32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब अगर फर्स्ट शेल की एनर्जी -32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हाँ इसकी आयनेशन एनर्जी 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो बी ऑप्शन सही है। और भी ऑप्शन देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 की एनर्जी होगी E/16, दैट इज -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जिस एनर्जी से वो बंधा हुआ है उतनी एनर्जी दे दोगे तो वहां से बाहर निकल जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल 2 से 3 भेजना है, तो देखो 2 से 3 का गैप E/4 - E/9, 36 हो गया, ठीक है। तो 4 9 जा 36 -9 4 जा E, तो ये बनेगा 5/36 E, ठीक है। सो 5/36 और E की वैल्यू है 32, तो ये वैल्यू आएगी। अभी तो कुछ दिया हुआ नहीं है इसलिए इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी और सी हम इसका करेक्ट आंसर मान के चल सकते हैं, कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से ट्राई करना। डेटा आप यहाँ पर 13.6 नहीं ले सकते, तो हमने E मान के स्टार्ट किया, E पता है तो E/4 E/9 E/16, इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे ट्राई करें। चलिए कर लिया ट्राई आपने, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी। इफ फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ऑफ अ हाइपोथेटिकल एटम इज 16 वोल्ट, देन द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल विल बी। अब देखो आपको इसका आयनेशन एनर्जी दी हुई है, आयनेशन एनर्जी यानी आपको फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है, वो तो कितनी हो गई, -16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, ठीक है। आयनेशन पोटेंशियल है, वोल्ट में होता है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखो आपको फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल यानी n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बतानी है। बता दो फर्स्ट शेल की एनर्जी अगर E1 है या -E1 है, तो दूसरे की -E1/4, ये तो सीखा हमने। तो ये जो गैप है, ये गैप 3E1/4 होगा। तो देखो 3/4 इंटू E1, E1 कितना है 16, तो आंसर आ जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो पोटेंशियल कितना होगा, 12 वोल्ट होगा। तो इस तरह के कई क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। ये देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन
कंप्लीटली फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट, ठीक है। इफ पहली बात तो ये है, तो बता दो भाई, देखो जब आप फर्स्ट ऑर्बिट से रिमूव करते हो तो आप इनफाइनाइट में भेजते हो, तो आप सेकंड ऑर्बिट से रिमूव करना चाहते हो तो भाई सेकंड ऑर्बिट की अगर आप बात करो n इक्वल टू 2, तो वहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से उठा के आप उसे इनफाइनाइट इन एनर्जी इक्वल टू 0 पे भेजना चाहते हो, तो यहां से यहां के बीच का आपको गैप निकालना पड़ेगा। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है पहली बात तो वो तो हो जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक चीज, ठीक है। दूसरा ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ लाइट दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन। ये एनर्जी लाने के लिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको कितनी वेवलेंथ चाहिए, तो hc/λ। तो देखो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट hc के लिए यूज कर लो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू nm अपॉन लैम्डा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1240 अपॉन 3.4, nm में आएगी तो 10⁻⁹ मीटर, और मीटर को बदलो सेंटीमीटर में, तो ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग केसेस में, है ना, जो आपको लास्ट क्लास सिखाता हूँ, सारी चीजों को यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली इसी तरह ये एक और आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। एस्टिमेट द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बोर ऑर्बिट फॉर अ हाइड्रोजन एटम। क्या डिफरेंस बता दीजिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आगे बढ़ो, at what minimum atomic number a transition from n equal to 2 to n equal to 1 energy level would result in the emission of X-ray with this much wavelength। तो wavelength दी हुई है, तो भाई जो डेल्टा E है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, hc/λ। ध्यान से देखना, H और C की वैल्यू, अब आप चाहो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू nm होती है। लैम्डा देखो ये 3 × 10⁻⁸, इसे मैं 30 × 10⁻⁹ मीटर लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसे 30 नैनोमीटर लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ 30 नैनोमीटर लिख दो, देखो नैनोमीटर से नैनोमीटर गया, 0 से 0 गया, आंसर कितना आ गया आपके पास, 3 4 12, 3 1 3, 41.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गैप आएगा। अब आपको मैंने सिखाया था किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सेकंड और फर्स्ट के बीच का जो गैप है वो 10.2 Z² होता है। तो यहां से देखो Z² की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगी, बताओ Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यानी He+ आयन के लिए, है ना, He+ आयन के लिए हम ये काम कर सकते हैं। विच हाइड्रोजन लाइक स्पीसी, तो वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है He+, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कर सकते हो ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। देखो अलग अलग वैरायटीज मैंने आपको कवर करवा दी है, तो जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके गैप्स हैं, उन्हें जरूर याद रखें, वो आपके बहुत काम में आते हैं। चलिए यहीं से चलते हैं आगे और बात करते हैं एक और छोटे से टर्म की जो यूज भी आता है क्वेश्चन में। मैं आपको बता देता हूं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, अगर आपका आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी गिवन शेल में प्रेजेंट है, n = 1 2 3 4, जैसे मैंने आपको बताया जब वो फर्स्ट शेल में है तो वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है, तो वहां पर उसका अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा। सेकंड शेल में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, थर्ड में और कम, फोर्थ में और कम। तो जब आप इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है और आप वहां से निकालते हो तो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी का नाम हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी रख लिया है ना। किसी भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए जब इलेक्ट्रॉन n = 1 से निकालते हो उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। उसके अलावा मान लो इलेक्ट्रॉन n = 2 में था या 3 में था, तब आपने उसको बाहर निकाल दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बहुत सिंपल है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इट इज सिंपली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी गिवन स्टेट। किसी भी एक गिवन एनर्जी स्टेट से उस इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करना चाहते हो, तो जो एनर्जी आपको चाहिए होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में प्रेजेंट है, मान लो किसी nth शेल में प्रेजेंट है, आपको उसे उठा के यहां से कहां भेजना होगा, n = इनफाइनाइट पे। भाई हर शेल में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, बाइंडेड है, उस अट्रैक्शन को फ्री करने के लिए आप जो एनर्जी दे रहे हो उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बहुत सिंपल है, आप देखो
यहाँ की एनर्जी होती है 0 और यहाँ की एनर्जी हो जाएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ से आप बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, 0 माइनस दिस। तो आपको जिस हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए जिस शेल की बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो। मान लो हाइड्रोजन का थर्ड शेल बोलता हूं, तो हाइड्रोजन के थर्ड शेल की एनर्जी कितनी होती है -1.51, वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इलेक्ट्रॉन को 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे तो वो निकल के कहां चला जाएगा, बाहर इनफाइनाइट में चला जाएगा। समझ गए? तो एक और छोटा सा टर्म है जिसका हमको पता होना चाहिए। एक्साइटेशन एनर्जी आप पढ़ ही चुके हो, किसी भी एक गिवन स्टेट से दूसरे में भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। कई बार आपके सामने ये टर्म भी आ जाता है, तो मैं ये भी लिख देता हूं क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, तो उस केस में उसको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, सो ये सिंपली क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस विल बी एनर्जी required to excite an electron from a given energy state, a given energy state to higher energy state, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी एक्साइटेशन एनर्जी। समझ गए बात को? चलिए, तो बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया आपके पास एनर्जी और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस और उससे रिलेटेड टर्म्स। अब हम चल रहे हैं आगे और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो बेसिकली बोर्स मॉडल से रिलेट होता है और उसके बाद ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपस में कनेक्ट होकर यहाँ पर बनते हैं। उसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको सीखें, उससे पहले हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो देखो, आप सभी बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर आप लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास करो, आपने एक प्रिज्म लिया और उसके थ्रू आपने व्हाइट लाइट को पास किया। व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट क्या होती है? व्हाइट लाइट जो जनरली सन से आती है, जिसमें सारे पॉसिबल रेडिएशंस प्रेजेंट होते हैं, हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। ये व्हाइट लाइट क्या होती है, यहाँ पर इस तरह से स्प्लिट होती है अलग अलग लाइट्स में, और इस स्प्लिटिंग की अगर आप फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज ले लो, ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर आप इस स्प्लिटिंग की इमेज ले लो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सबसे पहली बात तो क्या होता है स्पेक्ट्रम? तो होगा क्या, ये जो यहाँ पे लाइट अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हुई, तो देखो यहाँ पर आपके पास अलग अलग, जैसे मान लो अगर ये विजिबल रीजन में होगा तो आपको, लोग बोलते हैं ना 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, एक्चुअली 7 नहीं होते, इनफाइनाइट कलर्स होता है, लेकिन आपको बहुत सारे कलर्स दिखाई देंगे। हर कलर की अपनी क्या होगी, एक वेवलेंथ होगी, है ना। उस स्प्लिटिंग की अगर आप एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज लेते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो इस इमेज में क्या है, आपके पास अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस है, λ1, λ2, λ3, λ4 एंड सो ऑन। तो एक स्पेक्ट्रम क्या है, एक स्पेक्ट्रम सिंपली कलेक्शन है ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो स्पेक्ट्रम अगर हम डिफाइन करें तो मैं इसे सिंपली बोल सकता हूं कलेक्शन ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, पहली बात। अब ये जो आपका स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है। एक आपके पास होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़े। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, नाम से दिख रहा है कि जब किसी सोर्स से एमिटेड लाइट, व्हेन लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स is incident
on the prism. The spectrum obtained is emission spectrum. ठीक है, तो जब लाइट आप डायरेक्टली प्रिज्म पे डाल रहे हो तो उस टाइम पर जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एग्जाम्पल सन लाइट हो गई, या फिर लाइट फ्रॉम एनी बल्ब हो गई। ये आपको याद नहीं रखने, ये आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट आपने देखा अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सोर्स से आने वाली लाइट को इस पे गिराएंगे। ये कोई सोर्स है, लाइट यहां पर क्या होगी, स्प्लिट होगी। उस स्प्लिटिंग की हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या ले लेंगे, इमेज ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी तरह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि व्हेन लाइट फ्रॉम द सोर्स इज फर्स्ट passed through a solution of substance which absorbs certain wavelengths from the light. अब क्या होगा, आप फिर से वही लाइट लोगे, सोर्स से लाइट आएगी, ठीक है। अब ऐसे देख लो कि ये आपका सोर्स है, सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है। अब इस लाइट को पहले आप एक सॉल्यूशन से पास कर रहे हो, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्या होगा, दिस सॉल्यूशन विल एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ्स, ठीक है। यहां सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर यहां से जो लाइट गुजरी आप उसे प्रिज्म से पास करो, तो जैसे प्रिज्म से पास करोगे लाइट की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग होकर क्या होगा, फिर से आपको फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज मिलेगी। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि यहां पर एब्जॉर्ब हो गई कुछ वेवलेंथ, तो सम वेवलेंथ्स विल बी मिसिंग, तो सम वेवलेंथ्स विल बी मिसिंग, क्योंकि वो वेवलेंथ यहां पर क्या हो चुकी होगी, एब्जॉर्ब हो चुकी होगी। और वो आपको इनके अपीयरेंस के अंदर भी दिखेगा, बताता हूं मैं आपको। तो पहले तो आप समझो, लाइट को सीधा प्रिज्म से पास करके उसकी फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज ले ली तो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। अगर आपने पहले एक सॉल्यूशन से पास किया और उसके बाद उसकी स्प्लिटिंग करके इमेज ली तो आपके पास कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। फर्दर देखें एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम जो है, द स्पेक्ट्रम appear as bright lines on black or dark background। देखो यहां पर कुछ भी गायब नहीं होता है, तो आप इसे समझो कि फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है वो ब्लैक होती है, उसके ऊपर एक रेनबो टाइप स्ट्रक्चर बनती दिखाई देती है, आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। तो यहां पर तो डार्क बैकग्राउंड होगा और उस पर आपको कलर्ड लाइंस दिखाई देंगी, ब्राइट कलर्ड लाइंस। यहां पर क्या होता है, यहां उल्टा होता है। यहां जैसे आप समझना, इमेजिन करना एक बार, आपने एक रेनबो यहां से पास किया, तो रेनबो में इनफाइनाइट कलर्स हैं। अब उस रेनबो में से 3 कलर, ग्रीन, ब्लू और येलो, ये 3 गायब हो गए, इसने एब्जॉर्ब कर लिए। अब जो रेनबो निकलेगा उसमें बाकी कलर होंगे, लेकिन ग्रीन नहीं होगा, ब्लू नहीं होगा और येलो नहीं होगा। तो जब आप फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज लोगे तो बाकी सारे कलर दिखाई देंगे, लेकिन ग्रीन की जगह आपको फोटोग्राफिक प्लेट का ब्लैक पार्ट दिखाई देगा, येलो की जगह भी और ब्लू की जगह भी। तो वहां पर आपको बैकग्राउंड मतलब पूरा पूरा सब कुछ कलर कलर दिख रहा होगा, पर बीच बीच में ब्लैक ब्लैक लाइंस होंगी जो एक्चुअली उन कलर्स को दिखा रही है जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, ये अपीयरेंस में कैसा होता है, इट appear as dark lines on color background या colored background, ठीक है। तो
दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। इन दोनों को हम एक दूसरे का फोटो नेगेटिव भी बोलते हैं। बोथ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर फोटो नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो इनको हम एक दूसरे का फोटो नेगेटिव बोलते हैं। फोटो नेगेटिव क्या होता है, आप कॉपी करो, मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, तो देखें फोटो नेगेटिव की अगर आप बात करें, एक सेकेंड, तो फोटो नेगेटिव क्या होता है, अगर आपने पुराने कैमरा रोल्स, रील्स वाले कैमरा रोल्स देखे हो ना, जो कैमरा जिनमें रोल्स लगते थे, तो उनमें कुछ ऐसा होता था। ये देखें, ये दोनों एक दूसरे के फोटो नेगेटिव है। बहुत सिंपल है, जो व्हाइट है वो ब्लैक दिख रहा है, जो ब्लैक है वो व्हाइट दिख रहा है ना। बाकी देखें, फेस का कलर ब्लू हो गया है, रेड है, जो ग्रीन कुछ अलग ही कलर है, ये रेड है, ये देखो दोनों सेम सिमिलर कलर्स हैं। ठीक है, अब देखो कलर की इंटेंसिटी के हिसाब से अलग अलग है। तो आप ये समझो फोटो नेगेटिव में क्या होता है, जो कलर्ड इमेज उसका जस्ट अपोजिट होता है, बड़े डिफरेंट चेंजेस होते हैं। जो व्हाइट है वो ब्लैक और जो ब्लैक है वो व्हाइट। एग्जैक्टली वो है, यहाँ जो ब्लैक है वो यहाँ कलर्ड है और जो यहाँ कलर्ड है वो यहाँ पर क्या है, ब्लैक है। इसलिए एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, फोटो नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं आगे। एमिशन और एब्जॉर्प्शन के बाद आपके पास जो स्पेक्ट्रम है वो और दो और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, चाहे आप एमिशन की बात कर लो चाहे एब्जॉर्प्शन की बात कर लो। ठीक है, तो मैं एमिशन स्पेक्ट्रम को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि हमने देखा हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम आ गया। ठीक है, अब ये जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसे हम फर्दर दो और टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, एक होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, जहां पर जो स्पेक्ट्रम बनेगा तो वहां पे कलर्स के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होगा, नो सेपरेशन बिटवीन कलर्स। तो जब अलग अलग कलर्स के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इट्स सिमिलर टू रेनबो। जैसे रेनबो बनता है तो रेनबो में एक कलर कब खत्म हो रहा है और दूसरा कब शुरू हो रहा है आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन होता है, आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कलर्स कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड। कलर्स कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड और सेपरेटेड। समझ पा रहे हैं। फिर ये जो आपका डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये फर्दर और दो पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, दो और पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा आपके पास होता है बैंड स्पेक्ट्रम। क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम। तो देखो लाइन स्पेक्ट्रम तो अभी आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, एक्चुअली हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम ही होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कलर्ड, चलो ऐसे लिख लो, कलर्ड ब्राइट लाइन्स आर ऑब्टेन्ड ऑन ब्लैक बैकग्राउंड। यहां पर आपको कहते हैं बैंड, बैंड से यहाँ पे कलर्ड बैंड्स मिलते हैं। ऑब्वियसली डिस्क्रीट बैंड्स होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे डिस्क्रीट भी लिख देना, डिस्क्रीट कलर्ड लाइंस, यहां पर लिख देना डिस्क्रीट कलर्ड बैंड्स, मतलब अलग अलग। ठीक, कलर्ड बैंड्स आर ऑब्टेन्ड। ये जो आपका लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, दिस इज फॉर्म्ड फॉर एटॉमिक स्पीसीज। मतलब जब आप किसी एटम का स्पेक्ट्रम बना रहे हो, मतलब एटम से आने वाली लाइट को आप प्रिज्म से पास कर रहे हो, तो वो जो स्पेक्ट्रम बनता है वो क्या होता है, आपका लाइन स्पेक्ट्रम होगा। ये किसके लिए होता है, ये जब आपके पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, फॉर्म्ड फॉर मॉलिक्यूलर स्पीसीज। तो मॉलिक्यूलर स्पीसीज में क्या होता है, एक तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
दूसरा वहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हो। तो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से जब ट्रांजिशन होता है तो वहां पर क्या होता है, आपके पास अलग अलग कलर के बैंड्स फॉर्म होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है और एक आपके पास कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है। कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन की, तो आप ध्यान रखना कि फॉर हाइड्रोजन, या ऐसा लिख लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज, सबसे पहले तो वो है एमिशन टाइप, एमिशन के बाद वो कौन सा है, डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस में भी वो कौन सा है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो पहली बात तो आपने समझ लिया भाई स्पेक्ट्रम क्या होता है और कैसे बनता है। अब जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो कैसे बनता है, अब आप उसको समझो, एक बार इसे कॉपी कर लो फटाफट से। डन हो गया। चलिए अगर ये हो गया तो हम स्टार्ट करते हैं विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, और क्यों बनता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लिखूंगा जिसे आप समझ पाएं। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि there is only one electron in hydrogen and hydrogen like species which resides in ground state। हाँ भाई, तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, n इक्वल टू 1, जिसे हम लोग ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो यहां पर आपका ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ आराम से। अब क्या हो, अब आप इस इलेक्ट्रॉन को किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दो। ठीक है, तो मान लो कोई फोटोन या कहीं से भी इसको एनर्जी मिले, तो वो जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ऊपर वो कहीं पर भी जा सकता है, ऊपर वो n इक्वल टू 2 पर जा सकता है, वो n इक्वल टू 3 पर जा सकता है, वो n इक्वल टू 4 पर जा सकता है, वो n इक्वल टू 5 पर जा सकता है। उसकी जहां मर्जी हो वो जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो उस इलेक्ट्रॉन की मर्जी है कि वो कहां जा रहा है, मतलब कहां से कहां पर वो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें, अगर आप इस चीज के ऊपर फोकस करें तो इलेक्ट्रॉन यहां था, आपने कितना एनर्जी दी उसके हिसाब से, तो मान लो मैंने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर n इक्वल टू 5 पर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया है। ठीक है, तो यहां से यहां जाने में इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की। ओके, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में गया, तो ध्यान से सुने, कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी हाई एनर्जी पर रहना चाहेगा ही नहीं, ऊपर जाएगा, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है वो वापस से क्या होता है, नीचे आता है। तो देखो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ये जो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, इफ दिस इलेक्ट्रॉन absorbs energy from an external source, it will get excited to a higher energy level। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या होता है, एक्साइट होकर किसी हाई एनर्जी लेवल पर शिफ्ट हो जाता है, where it resides for about 10 to the power minus 8 seconds। ये वहां पर कितनी देर लेता है, सिर्फ 10 to the power minus 8 seconds के लिए रुकता है, and falls back to ground state। अब ये क्या होगा, नीचे गिरेगा। अब नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज करेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना था, इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना था ये आपकी मर्जी थी, ये आपने डिसाइड किया मुझे 5 भेजना है। अब जब वो आएगा तो वो अपनी मर्जी से आएगा, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी इच्छा है, वो चाहे तो वो 5 से 1 सीधा आ सकता है,
चाहे तो वो 5 से 1 आ सकता है। अब वो 5 से 1 आएगा तो वो एक वेवलेंथ एमिट करेगा, मैं उसे लैम्डा 5 1 बोल रहा हूँ, मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। हो सकता है वो 5 से 1 ना बोलेगा, मैं तो 5 से 2 आऊंगा पहले और फिर 2 से 1 आऊंगा, तो भाई साहब यहाँ लैम्डा 5 2 और यहाँ लैम्डा 2 1। वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, मैं तो पहले 5 से 3 आऊंगा, फिर 3 से 2 आऊंगा और 2 से 1 आऊंगा। देखो 2 से 1 तो आ चुका है, तो ये लैम्डा 5 से 3, ये लैम्डा 3 से 2। वो बोलेगा क्यों भाई, मैं ऐसे क्यों, मैं तो पहले 5 से 4 आऊंगा, फिर मैं सीधा 4 से 1 चला जाऊंगा, या मैं 4 से 2 चला जाऊंगा, या मैं 4 से 3 चला जाऊंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इस इलेक्ट्रॉन के पास प्रेजेंट है, और हर बार जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। अगर उस रिलीज एनर्जी का आप स्पेक्ट्रम बना लो, जिससे मैंने आपको सिखाया, उस जो भी लाइट एमिट हुई वहां से उसको आप प्रिज्म से पास करो, स्प्लिटिंग होगी, उसकी इमेज लो, आपके पास स्पेक्ट्रम आ जाएगा, है ना। तो आपको उस इमेज के अंदर अलग अलग कलर की लाइंस दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? अलग अलग कलर की लाइंस दिखाई देंगी, जो हर एक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग होगी। तो यहीं से बनता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो फॉल्स बैक टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। When it falls back, it shows different transitions emitting radiations of different wavelengths, which appear as colored lines on spectrum। तो यहां पर हर रेडिएशन, हर ट्रांजिशन एक रेडिएशन को, एक वेवलेंथ को दिखा रहा है। हर वेवलेंथ का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा, जो आपको स्पेक्ट्रम में अलग अलग कलर लाइंस की फॉर्म में दिखाई देगा। अलग अलग कलर लाइंस क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हर वेवलेंथ एक दूसरे से अलग है, तो हर एक का कलर भी अलग होगा और वो आपको अलग अलग जगह पर दिखाई देगी। इसीलिए हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो क्योंकि एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, आप सोचो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ ट्रांजिशन करते तो फिर आपके पास लाइंस का एक ग्रुप बन जाता, जिसे हम लोग बैंड बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के लिए बैंड स्पेक्ट्रम बनता है, और एटम्स के लिए क्या बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम। आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कैसे बनता है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत ध्यान से देखें, बहुत आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप देखें हाइड्रोजन के अंदर आपके अलग अलग लेवल्स होते हैं। ये आपके पास फर्स्ट है n=1, जिसे आप ग्राउंड स्टेट के नाम से जानते हो। तो ये n=1 लेवल है आपका, ठीक है। फिर आपके पास आता है सेकंड लेवल, ये आपका n=2 है। फिर n=3 है, फिर n=4 है, फिर n=5, n=6, n=7 एंड सो ऑन। ये कहानी इनफाइनाइट तक चलती रहती है, ऐसा ही होता है। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको सिखाया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर प्रेजेंट होगा, उस ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देकर किसी हायर एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा दोगे। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कहां पहुंचाना है ये आपकी मर्जी, कहां पहुंचाना है ये आपकी मर्जी है। वापस आना इलेक्ट्रॉन की मर्जी। आप चाहो उसे 1 से 3 पहुंचा दो, आप 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 7, 1 से 2, जहां पहुंचाना है पहुंचा दो। आएगा वो अपनी मर्जी से। वो 5 पे पहुंच गया तो 5 से 1 आने के उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। वो 5 से सीधा 1 आ सकता है, 5 से 2 आ सकता है, 2 से 1 आ जाए, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1 आ जाए, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 आ जाए, 5 से 4, 4 से 2 आ जाए सीधा। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके। वो कितने तरीके हम गिनेंगे भी, बट अभी क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे बहुत सारे तरीके हैं। तो हम क्या करते हैं, उन तरीकों को कैटेगराइज करते हैं। कैसे कैटेगराइज करते हैं, हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जब गया, ऊपर मान लो 5 पे गया, तो 5 से सीधा 1 पे आ जाए, आ सकता है। या 5 से 2 आए फिर 2 से 1 पर आए, या फिर 5 से 3 आए और 3 से 1 पर आए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 पर आने वाले रेडिएशंस कौन कौन से हैं। तो इसके बेसिस पर हमने सीरीज के नाम रखे हैं, पूरी लाइंस की सीरीज बनती है। तो आप ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट पर गया और हायर स्टेट पर जाने के बाद वो लौटा 1 पर। अब देखो 1 पर आने के तरीके, या तो वो 2 से 1 आ सकता है, या वो 3 से 1 आ सकता है, या वो 4 से 1, या वो 5 से 1, या वो 6 से 1, या वो 7 से 1, या फिर इनफाइनाइट से 1 तक आ सकता है।
आ सकता है। इन सभी के अंदर एक कॉमन चीज है, क्या कॉमन चीज है कि ये सभी के सभी लाइंस n इक्वल टू 1 पर एंड हो रही है। कहां पर एंड हो रही है? n इज इक्वल्स टू 1 पर एंड हो रही है। अभी हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ रिडबर्ग फॉर्मूला। किसके नाम से जानते हैं? रिडबर्ग फॉर्मूला के नाम से। तो पहले मैं आपको उस फॉर्मूले से मिलवा देता हूं, ठीक है? आप लिख लो, लिख के हटा देना, मैं यहां लिख रहा हूं। एक फॉर्मूला होता है, उसे हम बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम, जो हम हाइड्रोजन वाला पढ़ रहे हैं उसके लिए। ये कहता है कि हम 1/λ एक्चुअली वेव नंबर के बराबर होता है। तो मैं इसे एक और बार थोड़ा सा करेक्शन करके लिख दूं कि जो वेव नंबर होता है न्यू बार, वो किसके इक्वल होता है? 1/λ। और उसका फॉर्मूला बनता है r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो r है, r की वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स बनती है। ठीक है, या फिर आप इसे 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 1.096, तो 1 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। आप चाहो तो मीटर बदल सकते हो उसको, कई बार r या कई बार इसे RH भी लिख दिया जाता है। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, N1 N2 क्या है? N1 है लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक, और N2 क्या है? N2 होती है आपकी हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो यहां पर आप देखें इन सभी के लिए जो लोअर एनर्जी स्टेट है वो 1 है। क्या है? 1 है। तो N1 की वैल्यू देखो यहां पर फिक्स हो चुकी है। अब देखो ये जो सीरीज ऑफ लाइंस बनी, ये जो सीरीज ऑफ लाइन बनी, इस सीरीज ऑफ लाइन को हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ लाइमन सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? ये आपकी लाइमन सीरीज है। ध्यान से देखना, सीरीज का नाम लेते ही N1 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो लाइमन सीरीज के लिए N1 तो कितना है? 1। इसे हम इसकी ग्राउंड स्टेट भी बोल देते हैं। ये लाइमन की ग्राउंड स्टेट है, ऑल्दो ये एटम की भी ग्राउंड स्टेट है, बट इसे हम लाइमन की ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और N2 की जो वैल्यू है, अब वो 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। आपको दिख भी रहा है N1 1 है, देखो 2 से 1 आ रही है, 3 से 1, तो यहां इसके लिए N2 की वैल्यू 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 5 6 7, इस तरह से इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। तो अब ध्यान से समझना, ये होता है आपका रिडबर्ग फॉर्मूला। 1/λ इज इक्वल्स टू rz स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। एक बार आपने सीरीज का नाम लिख दिया तो आपने N1 की वैल्यू को फिक्स कर दिया है। N1 फिक्स हो गया है, ठीक है। N2 बदलता रहेगा, N2 भी फिक्स होगा, अभी थोड़ी देर बाद होगा, ध्यान से देखना। तो ये आपके पास पहली सीरीज ऑफ लाइंस बनी, से हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। मैं ये हटा रहा हूं, ये आपने लिख लिया, लिख लो फटाफट से पॉज करके, डन। ठीक है, चलिए अब मैं इसे हटा रहा हूं। तो ध्यान से देखें, ये बन गई आपकी लाइमन सीरीज। ठीक है भाई साहब, बन गई है लाइमन सीरीज। अब देखो, जरूर थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन 1 पे ही आए, अगले की इच्छा, वो बोलेगा नहीं मैं तो 2 पे आऊंगा। तो अब आपके पास जो अगली सीरीज ऑफ लाइन बनेगी उसके लिए N1 की वैल्यू क्या होगी? 2। तो अब आप देखो, आपका इलेक्ट्रॉन 3 से 2 आए, या फिर 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, या फिर किसी भी हायर स्टेट से 2 पर आ जाए, तो जो आपके पास अगली सीरीज ऑफ लाइन बनती है उसे हम बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं? बामर सीरीज। अब देखो, बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी हो गई? वो हो गई है 2। तो ये हो गया उसका ग्राउंड स्टेट। तो बामर के लिए ग्राउंड स्टेट क्या है? N इक्वल टू 2। और N2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। समझ गए? अब ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 2 की जगह कहां पर आया? 3 पे आने वाले पे काउंट करें तो देखो, इलेक्ट्रॉन 4 से 3 आए, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, या किसी भी हायर स्टेट से 3 पर आ जाए, किसी भी हायर स्टेट से 3 पर, तो आपके पास जो सीरीज ऑफ लाइन बनती है उसे हम लोग बोलते हैं पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है ना। तो ये बन गया आपके पास पाश्चन सीरीज। पाश्चन के बाद आपके पास आएगी ब्रैकेट। ब्रैकेट में अगर आप देखें तो देखो, ब्रैकेट सीरीज के लिए वही 5 पैक एंड होगी। अब तो 4 पे 5 से 4 आ जाए,
6 से 4 आ जाए, 7 से 4 आ जाए, या किसी भी हायर स्टेट से वो 4 पर आ जाए। तो जब ऐसा होगा तो आप देखो, इसे हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू तो हो जाएगी 4 और n2 की वैल्यू 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। इसी तरह अगली सीरीज आएगी जब आपका इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, देखो 6 से 5, 7 से 5 या किसी भी हायर स्टेट से 5 पर आ जाए, तो उस केस में जो सीरीज बनती है उसे हम बोलते हैं फंड सीरीज। कुछ लोग इसे पी फंड सीरीज भी बोलते हैं, जैसा आपको बोलना हो बोल लेना। बस आपको दिख रहा है फंड सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगी 5 और n2 के लिए हो जाएगी 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आए, आपका 7 to 6 आए, या फिर किसी भी 8 to 6 आए, 9 to 6 आए, किसी भी हायर स्टेट से 6 पर आ जाए। तो उस केस में जो सीरीज बनती है उसे हम बोलते हैं हम्फ्री। ऊपर लिख रहा हूं हम्फ्री। और इससे ज्यादा काम नहीं आती है, आएंगी जब उनके लिए हम लोग उनकी नेमिंग कर लेंगे। तो यहाँ n1 के लिए हो जाएगी 6 और n2 की वैल्यू 7, 8 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, आपके पास अलग अलग सीरीज ऑफ लाइंस बनती है, जिन्हें हम लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा पे काम में आती है लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट। ये 4 तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, बाकी दोनों भी कहीं ना कहीं काम में आते रहते हैं। तो इनको याद रखने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपको रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये याद रखने के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़े, यूज करते करते वो आपको याद हो गए, वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। तो पहली बात, ये जो आपके पास अलग, अब देखो मैंने सबका कलर एक दिखाया है। मैंने एक इसलिए दिखाया क्योंकि मैं एक सीरीज दिखा रहा हूं। एक्चुअली सीरीज में भी हर लाइन का अलग अलग कलर होगा, क्योंकि हर एक की वेवलेंथ अलग अलग होगी। तो मैं तो कॉमन सीरीज दिखाने के लिए मैंने सेम कलर दिखाए हैं, और मेरा कोई पर्पस नहीं है। सीरीज की सभी लाइंस के कलर सेम नहीं होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने सेम कलर यूज किए हैं, तो सीरीज की लाइंस के सभी कलर सेम, यानी सीरीज की सभी लाइंस के कलर सेम नहीं होंगे, पहली चीज। अब देखो, अब एक पर्टिकुलर सीरीज को एनालाइज करने चलते हैं, है ना। तो ध्यान से देखना, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मैंने सीरीज का नाम ले दिया तो n1 फिक्स। मैंने बोल दिया लाइमन, तो n1 की वैल्यू 1 है, कोई नहीं बदल सकता। मैंने बोल दिया बामर, n1 की वैल्यू 2 है, कोई नहीं बदल सकता। मैंने बोल दिया ब्रैकेट, तो n1 की वैल्यू 4 है, कोई नहीं बदल सकता। अब आप ध्यान से देखें, ये आपको दिख रहा है, ये 2 से 1 आ रहा है, 2 से 1। इसे हम बोलते हैं अल्फा लाइन। क्या बोलते हैं? अल्फा लाइन, या फिर आप इसे फर्स्ट लाइन भी बोल सकते हो। तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइमन की फर्स्ट लाइन है। क्या है? फर्स्ट लाइन, अल्फा लाइन। या फिर अब जो ये देखो, ऑब्वियसली अगर ये पहली है तो ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, ये पांचवी होगी, छठी। तो या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 बोल सकते हो, या फिर आप फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन बोलते हो, सेकंड को बोलते हो बीटा, थर्ड को बोलते हो गामा, चौथे को बोलोगे आप डेल्टा, फिर ईटा, थीटा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये अल्फा लाइन है, ये बीटा लाइन है, ये गामा लाइन। इस तरह देखो, बामर के लिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। पास्टन के लिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ब्रैकेट के लिए ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। अल्फा, बीटा, गामा से क्या होता है? ये फर्स्ट सेकंड लाइन से। अब आपने पहले सीरीज का नाम लिया, मैंने बोला अल्फा लाइन ऑफ लाइमन। तो देखो, सीरीज का नाम n1 फिक्स, लाइन का नाम अल्फा, तो n2 भी फिक्स हो गया। अल्फा लाइन लाइमन की कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 आएगा। अल्फा लाइन ब्रैकेट की कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन 5 से 4 पर आएगा। ब्रैकेट की 5 से 4 पर आएगा। पास्टन की जब 4 से 3 आएगा। ब्रैकेट की जब 3 से 2 आएगा। समझ रहे हो? तो अगर आपने सीरीज का नाम फिक्स किया तो n1 फिक्स, आपने लाइन का नंबर बता दिया तो n2 फिक्स, है ना। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें। कई बार वो आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछेगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेगा। तो आओ एक काम करते हैं, एक सीरीज को एनालाइज करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, चलो मैं यूज करते हुए बता दूंगा। तो आओ करते हैं हम एनालिसिस ऑफ लाइमन सीरीज। एनालिसिस ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, तो लाइमन सीरीज के लिए मैं आपको अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं अल्फा लाइन के लिए। अल्फा लाइन, या फिर आप इसे सिंपली क्या बोल सकते हो, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। तो देखो, जो मैं अभी आपसे कह रहा था, जब आप रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करोगे तो आप कभी भी आर की वैल्यू पहले ही मत रखना। आप जब आगे चल के क्वेश्चन करोगे ना, तो आर की वैल्यू रखने के लोगों को जल्दी रहती है। नहीं, आर की वैल्यू हम लास्ट में रखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। मैं समझाता हूं कैसे। तो देखो, आप बात करो अल्फा लाइन ऑफ लाइमन की। अल्फा लाइन ऑफ लाइमन के लिए n1 तो फिक्स हो गया, 1 है।
और अल्फा लाइन है तो N2 की वैल्यू हो गई 2। लगाओ रिडबर्ग्स फॉर्मूला 1/λ अल्फा इज इक्वल्स टू R इंटू जेड स्क्वायर। अभी मैं कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम ले रहा हूं, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, वैल्यूज रखनी है फॉर्मूले के, आपके पास रिडबर्ग फॉर्मूला है सिर्फ उसी के अंदर। तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो देखो 1 माइनस 1/4 ये बनेगा 3/4। कितना बनेगा 3/4, सॉरी, जबकि बनेगा 3/4 RZ स्क्वायर बनेगा। आपको लेमडा निकालना है तो लेमडा अल्फा क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा वो बन जाएगा 4/3 RZ स्क्वायर। कुछ याद बात नहीं रखना, ये आ गई अल्फा लाइन। मान लो अल्फा नहीं आपको तो बीटा लाइन निकालनी, बीटा लाइन के लिए निकाल लो बीटा लाइन, ठीक है, यानी वो ये सेकंड लाइन। तो बीटा लाइन के लिए N1 के लिए तो 1 ही रहेगी और अब की बार N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। कैलकुलेट कर लो, आपको बीटा लाइन मिल जाएगी। तो रखो वैल्यूज कर लेते हैं, चलो कैलकुलेट, ये भी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो 1/λ बीटा, थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्व करना बस इसके क्वेश्चंस को, इनटू 1/1 आपके पास क्या हो गया N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर होगा। तो ये 1 माइनस 1/9 बन गया 8RZ स्क्वायर बाय 9। तो यहां से देखो लेमडा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/8RZ स्क्वायर हो गया। इसी तरह आप देखो, दो और चीज सिखा रहा हूं, ये बहुत काम की, ध्यान से देखना। एक तो हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट लाइन, या फिर आप इसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी बोल सकते हो ऑफ लाइमन। हर सीरीज के लिए होगी, तो आप देख लो लाइमन के लिए कैसे निकालते हैं, आप हर सीरीज के लिए निकाल सकते हो। आप देखो मैंने आपको क्या सिखाया, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो कोई ना कोई वेवलेंथ एमिट करेगा, और वो वेवलेंथ क्यों एमिट कर रहा है, क्योंकि किसी एक शेल से दूसरे शेल में जाने पर वो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट कर रहा होगा। तो होता क्या है कि भाई जो एनर्जी गैप डेल्टा ई है वो hc/λ के इक्वल होता है। अब अगर आप शॉर्टेस्ट लाइन देखना चाहते हो, शॉर्टेस्ट लाइन, तो उसके लिए लेमडा, शॉर्टेस्ट लाइन जिसका लेमडा सबसे कम होगा, लेमडा मिनिमम। जब लेमडा मिनिमम होगा तो बताओ डेल्टा ई कैसा होगा, मैक्सिमम। ये आपको सिर्फ समझना है, इतना सा आपको रिलेट करना चाहिए कि जब लेमडा मिनिमम है तब डेल्टा ई क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। अब आप पीछे जाओ, स्पेक्ट्रम को देखो और मुझे बताओ कौन सी ऐसी लाइन है जिसके लिए डेल्टा ई मैक्सिमम होगा। लाइमन के लिए देखो, लाइमन के लिए गैप है, ये पहला गैप, देखो दूसरा गैप इससे भी बड़ा है, तीसरा उससे और बड़ा है, चौथा उससे और बड़ा है। तो लगातार गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान रखना, ये कॉन्जुगेटिव लेवल का गैप नहीं है। आपने N1 को तो फिक्स कर दिया ना, 1 से काउंट करे, 1 से 2 का गैप, 1 से 3 का गैप और बड़ा, 1 से 4 का गैप और बड़ा। तो हाईएस्ट गैप कब आएगा, हाँ इनफाइनाइट पर। कब आएगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा होगा, इनफाइनाइट से। तो जो लाइमन के लिए मैक्सिमम एनर्जी गैप बन सकता है, मैक्सिमम एनर्जी गैप, वो कब होगा, सो मैक्सिमम एनर्जी गैप will correspond to transition, कौन सा, इंफिनिटी टू 1, यानी N2 की वैल्यू तो हो गई इनफाइनाइट और N1 की वैल्यू। ये आपको देखना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में ना, दोबारा एक बार रिवाइज करके देखो, रिपीट मतलब रिवाइंड करके देखो वीडियो को, क्या समझा मैंने आपको। हाईएस्ट एनर्जी गैप, हाईएस्ट एनर्जी गैप, लेमडा मिनिमम चाहिए, शॉर्टेस्ट चाहिए, तो एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। लाइमन के लिए मैक्सिमम एनर्जी गैप कब आएगा, जब आप इनफाइनाइट से कहां पहुंच रहे होंगे, 1 पर पहुंच रहे होंगे। अब आप देखो रिडबर्ग फॉर्मूला लगाओ, 1/λ मिनिमम इज इक्वल्स टू RZ स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। दिख रहा है 1/इनफाइनाइट 0 हो गया। देखो ये वाली बन जाएगी RZ स्क्वायर। इसका मतलब जो लेमडा मिनिमम है उसे हम लोग 1/RZ स्क्वायर लिख सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज अगर आप फोकस करें अगर आप, तो देखो यहां पर क्या हुआ, इनफाइनाइट से 1, इनफाइनाइट से 1 इस सीरीज की लास्ट लाइन है, या बोलो सीरीज को पूरा कवर कर लिया, इसके बाद और कोई लाइन एक्स्ट्रा नहीं हो सकती ना। तो जो इनफाइनाइट से 1 वाला ट्रांजिशन है, इसे हम सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। शॉर्टेस्ट
shortest line is also known as सीरीज लिमिट, या फिर आप इसे लास्ट लाइन भी बोल सकते हो। इसके बाद तो और कोई लाइन नहीं होगी। तो कई बार वो आपसे बोलता है कि सीरीज लिमिट बताओ, तो सीरीज लिमिट मतलब लाइन, लास्ट लाइन। लास्ट कहां से आएगी? हमेशा इन्फिनिटी से आएगी। अगर लाइमन है तो इन्फिनिटी से 1, बामर है तो इन्फिनिटी से 2, पास्चन है तो इन्फिनिटी से 3, ब्रैकेट है तो इन्फिनिटी से 4। बोलो कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अगला आपके लिए है लॉन्गेस्ट लाइन। कौन सी लाइन? अब आपको बतानी है यहां पर लॉन्गेस्ट लाइन बतानी, लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लाइमन। चलो आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी होगी। चलिए तो कर लिया कैलकुलेट आपने? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। लॉन्गेस्ट लाइन है। अब देखो आप लॉन्गेस्ट लाइन या लार्जेस्ट वेवलेंथ है ना, हाईएस्ट वेवलेंथ बात कर लो या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी आप इसे बोल सकते हो। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो फंडा सेम है। अब की बार क्या होगा, अगर लैम्डा मैक्सिमम है तो डेल्टा ई क्या होगा? मिनिमम होगा। लैम्डा अगर मैक्सिमम है तो डेल्टा ई क्या होगा? मिनिमम होगा ना। तो बस आप यहां से देख लो, डेल्टा ई मिनिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 आएगा लाइमन के लिए। दैट वुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। कर सकते हैं ना? तो बस निकाल लो, वो तो आपने निकाला ही था। यानी जो लैम्डा मैक्सिमम है वो एक्चुअली लैम्डा अल्फा के ही बराबर होगा, और उसके लिए बन जाएगी 4/3rz²। इसी तरह से आप किसी भी लाइन का एनालिसिस कर सकते हो। ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट लाइन यानी लैम्डा मिनिमम, डेल्टा ई मैक्सिमम, उसे आप सीरीज लिमिट भी बोलते हो, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। लाइमन, बामर, पास्चन सभी के लिए आप ये कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अब देखें, एक और छोटी चीज मैं आपको सिखाता हूं, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। देखें हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। सो फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री सीरीज को अगर हम देखें, ध्यान रखना ये लाई करती है अल्ट्रावायलेट में, बामर लाई करती है विजिबल में, ये होती है इंफ्रारेड, ये भी क्या होती है? इंफ्रारेड, ये होती है फार इंफ्रारेड, और ये भी किसमें होती है? फार इंफ्रारेड में। तो बेसिकली आप ये दो याद रख लो, बाकी सारी के सारी एक्चुअली इंफ्रारेड के अंदर ही हो रही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन एटम के लिए बामर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है। विजिबल रीजन जो कि 4005 या 4000 से ले लो आप, तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है। तो सॉरी 4000 से कहां लाई करता है? 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बामर सीरीज किस में लाई करती है? विजिबल में। किसी और एटम के लिए हो सकता है बामर सीरीज अल्ट्रावायलेट में लाई करती हो या इंफ्रारेड में, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए उसको करना, है ना। तो जैसे मैं आपको समझाऊं, मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि 3 से 2 ट्रांजिशन इन He+ आयन, ठीक है, बताओ विल फॉल इन विच रीजन? विल फॉल इन विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम? ठीक है, तो भाई देखो हीलियम के लिए आप लगाओ फॉर्मूला 1/λ इक्वल टू क्या बनता है? R × Z² इंटू 1/, या इसको मान लो एक बार आप 4 से 2 कर लो, थोड़ा इजी कर देता हूं, ठीक है। तो 1/2² माइनस 1/4²। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 बनता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके अंदर भेज दूं तो R इंटू, देखो 4 से 4 कैंसिल, 1/1² माइनस 1/4 16, ये बचेगा 4 यानी 2²। बोला आपको दिख रहा है?
इसी चीज को ना ऐसे लिख लेता हूं आपके सामने, 4r इंटू उसको लिख दो 1/4 माइनस 1/16। देखो 1 - 1/4 बचेगा 4। तो अगर हाइड्रोजन हो, इसको मैंने क्या किया, इस ट्रांजिशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोजन में, कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन। देखो दोनों सेम ट्रांजिशन को डिनोट कर रहे हैं, है ना। इसी को सॉल्व करने पर ये आ रहा है। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूं, हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन, तो 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। कंपेयर करो, n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2, यानी 2 से 1 आ रहा है। 2 से 1 किस में लाई करेगा, लाइमन। और बताओ लाइमन सीरीज किस में रहती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किस में रहती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है आपकी लाइमन सीरीज। तो हीलियम का जो ट्रांजिशन है वो इक्विवेलेंट है किसके, हाइड्रोजन के 2 से 1 के, यानी ये ट्रांजिशन भी किस में लाई करेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। तो बस ये आपको ध्यान रखना होता है और ये आपको यूज करते हुए जाएगा। याद रखना, लाइमन अल्ट्रा वायलेट में और बामर विजिबल में, बाकी सब के सब इंफ्रारेड के अंदर लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आइटम के लिए। ठीक है, चलिए इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। दूसरा, हम यहां पर सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। वो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगा, आज तो हम सिर्फ इन्हीं को यूज करना सीखते हैं। तो एक बार अगर आपने कॉपी कर लिया है तो मैं इसे हटा रहा हूं। आप देखें क्वेश्चन, व्हाट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन द He+ स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द फर्स्ट। देखो अभी भी किया, ये लो वो क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया हम, है ना। क्या कह रहा है, व्हाट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन He+ स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन फॉर हाइड्रोजन, तो बनेगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू z की वैल्यू 1² इंटू 1/1² माइनस 1/2²। ठीक है, अब मान लो लेट फॉर हीलियम ट्रांजिशन इज फ्रॉम n2 टू n1, तो उस केस में 1/λ इज इक्वल टू r इंटू हीलियम के लिए z होता है 2 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का लैम्डा सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। देखो दोनों का लैम्डा सेम, तो 1/λ भी सेम, तो देखो ये बनेगा, इसको इधर लिख लो 4r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। दिस विल बी इक्वल टू r इंटू 1/1² माइनस 1/2² को 4 लिख लेता हूं। तो देखो इस 4 को इधर भेजो, r से r कैंसिल, तो 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस 1/16, जिसे हम 1/2² माइनस 1/2²। तो n1 के लिए आ गई 2 और n2 के लिए आ गई 4। तो He+ का 4 से 2 ट्रांजिशन हाइड्रोजन के 2 से 1 ट्रांजिशन के इक्विवेलेंट होगा। इसको जस्ट अभी हमने पहले ही सॉल्व किया था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से खेलना सीख लो। इनमें क्या होता है, लोग यहां सॉल्व करके ऐसे लिख लेते हैं 3r/4, बस ये लिखते हैं, आपका गेम हो जाएगा, फिर आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा इसी तरीके से आपको अप्रोच करना होगा। तो ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चिंता ना करें। ये देखें अगला क्वेश्चन, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3 इन हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स इन UV रेडिएशन, देन इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द ट्रांजिशन। अब समझना, देखो आपने ये सीखा हुआ है कि UV रेडिएशन है। अगर हम स्पेक्ट्रम को देखें, स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम में आप ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपके साथ ये कॉस्मिक रेज, फिर होती है गामा रेज, ठीक है, फिर आपके पास आती है एक्स रेज, फिर क्या आती है अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर आपके पास विजिबल रीजन आ जाता है, फिर आपके पास आता है इंफ्रारेड, फिर आपके पास आती है माइक्रोवेव्स, और फिर आती है रेडियो वेव्स। ठीक है, तो इधर से इधर क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ती है और एनर्जी कम होती है। ठीक है, अब आप देखो ये कह रहा है कि 4 से 3, तो आप देखो हाइड्रोजन लाइक एटम है तो n इक्वल टू 1, हाइड्रोजन लाइक है ना n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 गैप कम होगा, n इक्वल टू 4 गैप और कम होगा, n इक्वल टू 5 गैप और भी कम होता जाएगा।
अब वो कह रहा है 4 से 3, 4 से 3 क्या होता है, यूवी रेडिएशन आ रहा है, यूवी। अब वो आपसे कहना चाह रहा है इंफ्रारेड, तो आप देखो इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है, लैम्डा ऑफ इंफ्रारेड विल बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ यूवी होगा। इसका मतलब जहां से इंफ्रारेड निकलेगा उसका एनर्जी गैप यूवी के एनर्जी गैप से क्या होना चाहिए, कम। अब देखो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 2, 4 से 1, सारे गैप 4 से 3 से बड़े हैं। सिर्फ एक ही गैप ऐसा है जिससे छोटा है, वो है 5 to 4। ठीक है, तो सिंस ओनली 5 to 4 gap will be smaller in energy, so it will produce infrared radiation। बाकी सब की एनर्जी से अलग है, बाकी सब यूवी के आगे, एक्सरे, गामा रे उसके अंदर जाएंगे। सिर्फ एक ही है 5 to 4 जो ये कर सकता है, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये स्पेक्ट्रम या बचपन में पढ़ते हो, नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना, क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आंसर डी आपको इसका दिया हुआ है। और ये देखें, ऐसा एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये अब आप होमवर्क है आपके लिए, ट्राई करना। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको आपकी शीट में एक्सरसाइज 1 में अभी भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक सेकंड दे, आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। एक सेकंड दे मुझे। चलिए, तो आप होमवर्क लिख लें अपना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप क्या कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1 में मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट कर लें, है ना। 36 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 36 तक। बस बीच में कहीं नंबर ऑफ लाइंस का हो तो आप छोड़ देना, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हो, वैसे तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 36 आप पूरे कर सकते हैं, इन्हें ट्राई करें। आज तक मैंने आपको जितना पढ़ा दिया उनके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। उसके बाद हम बोर्स मॉडल के फेलियर को देखेंगे कि ये सक्सेसफुल क्यों है, इसके क्या लिमिटेशंस हैं। और फिर मैं आपको मिलाऊंगा 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से, इसका नाम है डी ब्रोगली कंसेप्ट और एक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हम पढ़ेंगे एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसे आप बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे, सीख पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।